हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ। आज हम जानेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। तो अब नेम से ही क्लियर है कि ये ग्राफ है जो कि पोजीशन और टाइम के बिटवीन ड्रॉ किया जाता है। ग्राफ हम दो चीजों के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पोजीशन और टाइम इन दोनों के बीच जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। अब पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए, एक मूविंग ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर हम कोई मूविंग ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन पर होगी और उसकी अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन को जब हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन डिफरेंट पोजीशन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट at different time intervals is called is known as position time graph. The graph which drawn between different positions at different time interval of any moving object is known as position time graph. अब देखिए हम ग्राफ कैसे खींचते हैं। आपने 9th 8th के पहले तक ग्राफ के क्वेश्चन पढ़े होंगे, बार ग्राफ, जिसमें आप पिक्टोग्राफ वगैरह खींचते थे। उसमें आप देखते थे, सपोज कीजिए हमने मान लिया कि कोई विलेज है जिसकी पॉपुलेशन ईयर वाइज दी गई है। 2000 में इसकी पॉपुलेशन 1 लाख थी। 2001 में 2 लाख हो गई या 3 लाख हो गई। इसी तरह 2002 में 5 लाख हो गई या 6 लाख हो गई। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते थे तो आप इन्हें कैसे ड्रॉ करते थे, आप इस तरह से दो लाइन खींचते थे जिसमें से एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल होती थी। हॉरिजेंटल लाइन पर आप क्या दिखाते थे, ईयर 2000, 2001, 2002 और ये 1, 2, 3, इसको और कम कर दें तो ये होता था 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2000 में पॉपुलेशन है 1 लाख, तो हम क्या करते थे, इस तरह से एक रेक्टेंगल बना देते थे जिसकी हाइट 1 तक होती थी, क्योंकि 2000 में पॉपुलेशन 1 लाख है। 2001 में 3 लाख है तो हम इसको इस तरह से 3 लाख तक उठाते थे। अब 2002 में 6 लाख हो गई तो अब इसको, इसकी हाइट कहां तक हम ले जाएंगे, 6 लाख तक। इस तरह से ग्राफ बनाते थे। इसी में बार ग्राफ जब हमें बनाना होता था, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये है पॉपुलेशन इन लैख और ये है ईयर। तो हम एक हॉरिजेंटल लाइन लेते थे, एक वर्टिकल लाइन लेते थे। इन दोनों में से एक टर्म हॉरिजेंटल लाइन पर और एक टर्म वर्टिकल लाइन पर लेते थे। अब देखिए यहां पे इसमें हम आगे एक और ग्राफ बनाते थे, बार ग्राफ, जिसके लिए हम क्या करते थे, इसके मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करा देते थे। अब अगर हम रिमेनिंग पार्ट हटा दें, ये हमने रेक्टेंगल हटा दिया तो अब ये और क्लियरली शो होने लगा एक ग्राफ की तरह। अब कैसे पता चलेगा कि 2000 पर कितनी पॉपुलेशन थी, तो अब ये पॉइंट हमें देखिए कैसे मिल रहा है। हमने क्या किया, 1 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और 2000 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जो इस पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट हो रही है। इससे हमें मालूम चल रहा है कि ईयर 2000 में पॉपुलेशन 1 लाख थी। सिमिलरली यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, दोनों पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिससे हमें मालूम चलेगा कि 2001 में पॉपुलेशन 3 लाख थी।
इसी तरह यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये दोनों आपकी यहां पर बोर्ड की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, आप जब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्टली यहीं पर कट करेगी। और इस पॉइंट सी से हमें मालूम चलता है कि 2002 में 6 लाख पॉपुलेशन थी। सिमिलरली हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। अब हमने यहां पर मान लिया विलेज की जगह एक कार ले ली, पॉपुलेशन की जगह डिस्टेंस ले लिया और ईयर की जगह हमने विलेज को कार से रिप्लेस किया, पॉपुलेशन को डिस्टेंस से रिप्लेस किया, ईयर को टाइम से रिप्लेस किया और ये मान लिया कि 1 सेकेंड में ये 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, 2 सेकेंड में 3 मीटर की या 4 मीटर की और 3 सेकेंड में 6 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे? तो जहां हमने पॉपुलेशन लिखा था वहां हम डिस्टेंस ले लेंगे, किसमें? मीटर में। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस इन मीटर और जहां हमने ईयर लिया था वहां हम लेंगे टाइम सेकंड में। यहां पर हमने टाइम ईयर में लिया था, अब सेकंड में ले लें क्योंकि ये सब सेकंड दिए हुए हैं। ठीक, तो अब ये टाइम हम सेकंड के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अब इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे? 1 सेकेंड पर डिस्टेंस 2 मीटर है तो 1 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और डिस्टेंस में 2 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, जहां पर दोनों कट करेंगे उसको हम एक पॉइंट दे देंगे ए। ये 1 सेकेंड में कार की पोजीशन है, 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है? 4 मीटर। तो हम 2 से और वर्टिकल एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और फिर 4 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जहां पर दोनों कट होंगे उसे हमने नाम दे दिया पॉइंट बी। इसको हमने डॉटेड कर दिया क्योंकि हम इसको मिलाने के लिए सिर्फ खींच रहे हैं, एक्चुअल में नहीं खींचनी होती है। क्यों? क्योंकि जब आप बार ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में बार पहले से, लाइंस पहले ही बनी होती हैं तो हम बस इजीली उनके सामने चलते रहते हैं, हमें लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर 3 सेकेंड पर 6, ये पॉइंट हो गया सी। इन सभी पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, यही क्या होगा? इस कार का ग्राफ होगा। अगर ये 0 से स्टार्ट हो तो हम इसको 0 से मिला देते हैं और यही इस कार का पोजीशन टाइम ग्राफ मिल गया हमें। पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आप कह सकते हैं। तो ये इस कार का पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। अगर हम बाकी अदर चीजें हटा दें तो ये ग्राफ एक्चुअल में इस तरह से होगा, जिस पर बने पॉइंट से हम हर टाइम पर इसकी डिस्टेंस को, कवर्ड की गई डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। बट फॉर्मूला डिराइव करते समय हम डिजिट्स लेकर चलते नहीं है, इसलिए अब हम क्या मान लेंगे कि टाइम क्या है? T1 है। टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने मान लिया कि T1 टाइम पर डिस्टेंस S1 है और T2 टाइम पर डिस्टेंस S2 है और जहां पर हमने ये डिजिट्स मानी है वहां पर हम क्या मान लेंगे? S1 S2 और टाइम T1 T2। तो एक्चुअल में डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? हम इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे जिनको आप शायद पढ़ चुके हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम सेकंड में है, जबकि वाई पर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्टेंस किसमें है? मीटर में है। यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है यहां पर, जैसे हमने टाइम के लिए सेकंड और डिस्टेंस के लिए मीटर लिखा, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हमने देखा कि T1 टाइम पर डिस्टेंस S1 है
और t2 टाइम पर पोजीशन s2 है। तो हमने मान लिया यहां पर कहीं t1 होगा और यहां पर कहीं t2 होगा, मान लिया हमने, ये डिस्टेंस हमें माननी है। तो t1 कुछ भी हो सकता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, t2 भी कुछ भी हो सकता है 4, 5, 6, 1 के बाद, यानी t1 से ग्रेटर होगा। अगर हम इसको 1 लेंगे तो ये 1 नहीं होगा, 1 से ग्रेटर ही होगा। क्यों? क्योंकि t2 t1 के बाद आ रहा है। तो अब यहां पर t1 कुछ भी हो सकता है और t2 कुछ भी हो सकता है, जो भी हमें जरूरत होगी। उसी तरह S1 और S2 हमने मान लिया, ये S1 है और ये S2 है। अब ग्राफ बनाने के लिए, इनके बिटवीन ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमने माना है t1 टाइम पर पोजीशन S1 है और t2 टाइम पर पोजीशन S2 है। तो अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? t1 और S1 दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे, जहां पर दोनों कट होंगी वहीं पर पहला पॉइंट A मिल जाएगा हमको, और हम इसे डॉटेड कर देंगे क्योंकि हमने ये पॉइंट A के लिए ड्रॉ किया ताकि हमें पॉइंट A ऑब्टेन हो जाए। अब हम T2 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और S2 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जहां दोनों कट होंगी उसे हम पॉइंट B दे देंगे और इसको हम डॉटेड कर देंगे। अब क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट को ओरिजिन से मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो लाइन है AB, ओरिजिन से होकर जो जा रही है, वो इस मूविंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या इसी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आप कह सकते हैं। सब इसी तरह बनेंगे आपके। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हमने इसको पॉइंट C नाम दे दिया। अब देखिए, अगर जैसे इस तरह से हम ग्राफ खींचते हैं और यहां 1, 2, 3 लिखते हैं, या यहां 2, 4, 6 लिखते हैं, तो यहां पर 1 का मतलब क्या है? अगर हम इसको 1 सेकेंड मानते हैं तो ये 1 का मतलब है यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है। यहां 2 लिखा है, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है। और यहां 3 लिखा है, इसका मतलब इस ओरिजिन O से, इस पॉइंट से यहां तक का टाइम इंटरवल 3 सेकेंड है। ये अगर मीटर में हम मान लें डिस्टेंस को, तो यहां पर 2 लिखे होने का मतलब है कि O से यहां तक की डिस्टेंस 2 मीटर है और O से यहां तक की डिस्टेंस 4 मीटर है और O से इस ऊपर वाले पॉइंट की डिस्टेंस 6 मीटर है। यही इसका मतलब होता है। उसी तरह अगर यहां T1 लिखा है तो इसका मतलब है इस ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस T1 है, यहां तक की वैल्यू क्या है? T1। और इस ओरिजिन से यहां तक की वैल्यू क्या है? T2 है। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू कितनी होगी भाई? यहां से यहां तक ये T2 है, ये T1 है, तो ये बीच की डिस्टेंस हो जाएगी T2 माइनस T1। सिमिलरली यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये S1 है, भाई S1 यहां पर लिखा है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस S1, ये S1 तो ये भी S1 होगी, दोनों इक्वल है। सिमिलरली ये S2 है तो ये भी S2 होगी। अब S2 से जब हम S1 हटा देंगे तो ये बीच की डिस्टेंस हो जाएगी S2 माइनस S1 होगी। जैसे यहां पर देखिए, ये 6 है, ये 4 है, या ये 2 है, तो ये बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 6 माइनस 2 यानी 4। इसी तरह ये 3 है, ये 1 है, तो ये बीच की डिस्टेंस क्या होगी? बीच की वैल्यू 2। तो उसी तरह हमने यहां पर इनको सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यूज फाइंड कर ली। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी v इक्वल होता है
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहां पर हम वेक्टर नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं। हम यहां पर वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमने एरो कहीं पर भी शो नहीं किया है। मैग्नीट्यूड का मतलब है जो डिजिट है हम सिर्फ उसको कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर हमने कहीं पर भी वेक्टर नहीं लगाया। आप चाहे तो वेक्टर लगा सकते हैं, इसको S1 वेक्टर मान लीजिए, इसको S2 वेक्टर मान लीजिए, तो यहां इन सब पर वेक्टर आ जाएगा। इस तरह से आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, या हम इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। हमने यहां पर सब पर वेक्टर लगा दिया। ये डिस्प्लेसमेंट, तब आपको यहां डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा, तो इससे बेटर है कि हम अभी वेक्टर नहीं लेते हैं। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया हुआ है और कहीं पर भी वेक्टर नहीं लिया है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा यानी चेंजमेंट होता है। चेंजमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? सपोज कीजिए किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ L1 है या किसी रबड़ की लेंथ L1 है। हमने इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ L2 कर दी, इसकी लेंथ L2 कर दी, तो लेंथ में चेंजमेंट यानी डेल्टा L क्या होगा? हम कैसे पता करेंगे कितना चेंजमेंट हुआ? L2 माइनस L1, इसी से ही पता करेंगे। सपोज कीजिए ये 5 है और स्ट्रेच करने के बाद 7 हो गई, तो चेंजमेंट क्या हुआ? 2, यानी 7 माइनस 5, L2 माइनस L1। तो जिस तरह डेल्टा L L2 माइनस L1 है, उसी तरह डेल्टा S क्या होगा? S2 माइनस S1, और डेल्टा T क्या होगा? T2 माइनस T1। तो यहां पर हम इनकी वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा S की जगह हम लिखेंगे V इक्वल S2 माइनस S1 अपॉन डेल्टा T T2 माइनस T1। अगर हम ग्राफ में देखें तो S2 माइनस S1 की जगह क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं। तो V इक्वल हो जाएगा BC अपॉन T2 माइनस T1। ये इतनी डिस्टेंस T2 माइनस T1 है, तो ये भी T2 माइनस T1 होगी, यानी अपॉन AC। अगर हम इसको राइट ट्रायंगल माने, या राइट ट्रायंगल क्या माने, ये राइट ट्रायंगल ही है, तो राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गई। इसको अगर हम एंगल मान ले कोई थीटा, तो एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ये क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसका यहां पर ग्राफ से जो भी ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है, वही मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है। अब ये यहां तक सिर्फ क्लास 9th के लिए। 11th में क्या हुआ है? आप हाई स्कूल में स्लोप पढ़ चुके हैं, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, इसके आगे हम जो बता रहे हैं ये क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है। क्लास 9th में सिर्फ यहीं तक। स्लोप क्या होता है? m tan थीटा। तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। भाई साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हमने tan थीटा लिखा, और tan थीटा m इक्वल tan थीटा, स्ट्रेट लाइन में आपने फॉर्मूला पढ़ा है m इक्वल tan थीटा, जहां पर m क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। तो v इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें जो लाइन मिलती है, जो ग्राफ मिलता है, उस लाइन का स्लोप
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या फाइंड होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी ऑब्टेन करते हैं, और ये वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप ऑफ द लाइन। ये लाइन जो हमें इनके बीच ग्राफ खींचने से ऑब्टेन होती है। तो ये आपका था पोजीशन टाइम ग्राफ, और उससे हम क्या किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल होते हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब पोजीशन टाइम ग्राफ जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, मतलब अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग पोजीशन टाइम ग्राफ बनते हैं। सभी ग्राफ में ये जो y एक्सिस है ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा, और x एक्सिस टाइम होगा सभी ग्राफ में। ठीक है, आप इसमें भी ये टाइम हो जाएगा, ये s हो जाएगा, ये s और ये टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप सब में लिख लीजिएगा। टाइम को हम सेकंड में लेते हैं और डिस्टेंस को मीटर। आप बस ग्राफ समझ लीजिए कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है। तो ये ग्राफ जो है ये कब बनता है कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये हम ग्राफ तब बनाते हैं इस ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो ग्राफ जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन